बेटा हम लोग इस लेक्चर में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, है ना। ये एक प्रोजेक्टाइल है, क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है जो आपने 11th में पढ़ा होगा। अभी तो इसमें अगर फिगर देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। ये जो पार्टिकल है इसका मास है एंड चार्ज q है। इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे ई लगा हुआ है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने से और इस ये चार्ज पार्टिकल के होने से ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल तो बचा नहीं, है ना। तो अब इसका मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज नॉर्मल जो लोग पढ़े तो वो तो होगा नहीं, कुछ और होगा ना। तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। वैसे आप कर सकते हो ट्राई, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली होगा क्या, जी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड होता है तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलेरेशन क्या हुआ करता था, बाई डायरेक्शन, है ना। हम लोग ऐसे डिसाइड कर देते हैं ना पहले कि ये एक्स है और ये बाई है ना। ऊपर को बाई बोल देते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल को एक्स बोल देते हैं। तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता था और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते थे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड इसमें लग रहा है पार्टिकल पे, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड भी आएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल में भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं एक एक्स के लिए और वाई के लिए। तो अगर मैं बात करूं एफ वाई के लिए तो एफ वाई में क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। और एफ एक्स में सॉरी ये इधर वाई है इधर एक्स, तो एफ एक्स जो लगेगा बेटा क्या लगेगा, अच्छा इधर क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। और इधर वाई है तो वाई कितना लगेगा, एम जी। चाहो तो आप माइनस एम जी बोल सकते हो, है ना। माइनस एम जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है ना, डायरेक्शन वाइज देख रहे हैं तरीके से देखा जाए तो। वैसे मत लगाइए, नहीं रूल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे बेटा होगा क्यू ई बाई एम आएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन माइनस लिख दो आप, जी एम, ठीक है ना। क्लियर। अब हम क्या करते थे, अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते थे। कौन सी डायरेक्शन में लगाते थे, बाई डायरेक्शन लगाते थे। और बोल देते थे कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से जैसे ये यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे गिरेगा इस तरीके से, तो अगर हम देखेंगे कि अगर ये यहाँ t बराबर 0 पे था और ये t बराबर कैपिटल T था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन आप लगा दीजिए तो कैपिटल T का वैल्यू आ जाता है। कैसे लगाओगे, आप लगाओगे बाई, हाँ एक चीज और है इधर, ये देखो इधर बेटा क्या कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा वी नॉट कॉस अल्फा आएगा और इधर क्या आएगा वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है ना। तो इधर ux क्या आएगा, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो आएगा वी नॉट कॉस अल्फा आएगा एंड u बाई क्या आएगा वी नॉट साइन अल्फा। अगर बेटा मैं जनरल वेलोसिटी की बात करूं vx की तो क्या होगा ux प्लस axt आएगा। वो कैसे लिखेंगे, ux कितना है वी नॉट कॉस अल्फा आएगा प्लस ax कितना है बेटा क्यू ई बाई एम इंटू टी, है ना। और अगर मैं वी बाई की बात करूं तो वो आ जाएगा u बाई प्लस ए बाई टी आ जाएगा। तो u बाई कितना आएगा वी नॉट साइन अल्फा प्लस ए बाई कितना है बेटा माइनस सी इंटू टी। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली मैंने पूछा तो नहीं है बट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अच्छा हाँ, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाना हो तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लगाओगे, x बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर ये लगाओगे। इधर क्या लगाओगे आप बाई u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर ये लगाओ, क्लियर है। यहाँ पे आपका ux कितना आ जाएगा v नॉट cos अल्फा प्लस हाफ q e बाई m t स्क्वायर ये आएगा। एंड ये कितना आ जाएगा बाई आ जाएगा आपका v नॉट साइन अल्फा प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने x और y में क्या लिख लिया है, सारी चीजें लिख ली हैं। एक्सेलरेशन लिख लिया है, इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया है, किसी जनरल टाइम की वेलोसिटी लिख लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया है। ये तो पूरा बेसिक हो गया एक तरीके से, है ना। अब मान लो मुझे वो निकालना है, अभी मैंने क्वेश्चन अपना नहीं सॉल्व किया है, हम बस बेसिक बेसिक चीजें
सारी चीज़ बता रहे थे कि कैसे सॉल्व करते हैं ना, जो लोकल लेवल में पढ़ते हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं बाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने से, ठीक है। तो बाई डायरेक्शन में ये लगाया हुआ डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अगर टी बराबर कैपिटल टी पे बाई कितना होगा, बाई 0 हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे आएगा ये एक्स हॉरिजॉन्टल में उसी लेवल पे आ जाएगा, तो बाई हेड कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बाई 0 पुट करोगे और टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दोगे, बेटा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे आप टी लिख लीजिए, ये मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे टी और मल्टीप्लाई ऊपर से खाली ऐसा कंपेरेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट करोगे 0 प्लस वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी। अच्छा, ये कैपिटल टी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टी की जगह क्या है कैपिटल टी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करिए, टी कॉमन लीजिए, वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी बाई 2t, है ना, पुट करोगे तो टी 0 आएगा और टी क्या आएगा, और आएगा वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से टी क्या आएगा, टी आएगा 2 वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यही कुछ फार्मूला आपका किसमें हुआ करता था, नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकाला करते थे बेटा, मैक्सिमम हाइट हम बाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाया करते थे और ये बोला करते थे कि जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बाई डायरेक्शन में, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बाई डायरेक्शन में, तब क्या आएगा आपका मैक्सिमम हाइट आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट से हम क्या निकाल लेंगे, इस कंसेप्ट से हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये बेटा बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि मैं प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होता है, चीज़ें समझ में आती हैं, है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगाने से कुछ नहीं होता है। तो फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना, फॉर मैक्सिमम हाइट हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप करोगे कि जब बाई आपका किसके बराबर होगा, एच मैक्स, बड़ा जब ये यहाँ पे होगा पार्टिकल, तो यहाँ पे सिर्फ इसका बी एक्स होगा, वी वाई क्या होगा 0 होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा एच मैक्स होगा, ठीक है। जब बाई और एच मैक्स होगा तो बी वाई क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी वाई 0 होगा तो एच मैक्स होगा ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ये वाला लगेगा, ये टाइम का फंक्शन नहीं लेना है आपको। ये वाला, ठीक है ना। तो फाइनल यू वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यू वाई कितना था, यू वाई बेटा वी नॉट साइन अल्फा था, आप देख लीजिएगा पीछे जो मैंने इरेज किया है, ये माइनस डी, और ये पाई क्या हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एच मैक्स, सॉल्व जब करेंगे ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ना टाइम ऑफ फ्लाइट में हुआ है ना मैक्सिमम हाइट में हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं, रेंज की। तो देखो बेटा फॉर रेंज में क्या होता था, हम सिंपली वहां पे ऐसे लगा देते ना UXT, नॉर्मल जो हम लोग फ्लैट रेंज सॉल्व करते थे प्रोजेक्टाइल में। बेटा आगे एक और टर्म होता है हाफ AXT स्क्वायर, ये हम लोग हटा देते थे, क्यों, क्योंकि AX तब क्या हुआ करता था 0, लेकिन अभी AX 0 नहीं है। तो इसीलिए जब बेटा T बराबर कैपिटल T होगी तो X कितना आएगा, R आएगा आपका रेंज। तो यहाँ से X की जगह R रख दीजिए, UX कितना है V नॉट कॉस अल्फा है बेटा, है ना। T कितना हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, प्लस हाफ AX कितना हो जाएगा, QV बाई M हो जाएगा, एंड कैपिटल T कितना यहाँ T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। बेटा T हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करिए, बहुत गंदा सा आंसर आएगा क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होगा, क्वेश्चन दिया होगा, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखने से आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने सॉल्यूशन है। वो जो मैं पीछे बता रहा था
पीछे बता रहा था आपको, वो बेसिकली क्या था, समझने के लिए कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज करेंगे, उसमें वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा था, वो समझना आपको जरूरी है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन, बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड मैक्सिमम एंगल विद वर्टिकल मेड बाय स्प्रिंग। बेटा है क्या, ये पेंडुलम है, इसका ये बॉल है, इसका मास m एंड चार्ज इस पे q है। अगर मैं इसमें इकाई इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर देंगे तो बेटा होगा क्या कि इस पे फोर्स q भी लगेगा, q फोर्स की वजह से क्या जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा, कहीं भी जाके तो रुकेगा ना, जहां भी मान लो यहाँ पे रुक गया आके, है ना। तो इस टाइम में मान लो इसका एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये यहाँ से जाएगा कहीं पे जाके रुकेगा जाके, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होगा बेटा, उसके ऊपर तो फिर जाएगा नहीं, नीचे आएगा ना। तो इसका मतलब उसी इंस्टेंट पे जो वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग एंगल बना रहा होगा, वही अल्फा क्या होगा, वही एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एंगल होगा, है ना। तो इसके लिए मुझे यही निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया सोचिए, या फिर आप खुद से करिए इसको ट्राई, है ना। सिस्टम को रोक लीजिए, अपना फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखो एक कंसेप्ट है वर्क ऑफ एनर्जी में, आप लोग पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या पढ़े, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, मतलब जितना भी सिस्टम पे वर्क हो रहा है, जितने भी फोर्स के कारण, उसका जो सम होता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो इसमें वर्क कौन कौन कर रहा होगा, बेटा इसका लेंथ एल गिवन है, ठीक है। इसमें वर्क बेटा कौन कौन कर रहा होगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कर रहा होगा, कौन सा वर्क कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कर रहा होगा, और ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, क्या कर रही होगी, ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। अच्छा बताइए यहाँ पे यू क्या है, जीरो है, वी भी जीरो है ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, और कोई फोर्स और किसी फोर्स का वर्क होगा नहीं होगा, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा ये क्या है, जीरो है, नहीं समझ। तो अगर मैं बात करूं, अच्छा बेटा इसमें क्यू फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं s, क्या मान लेता हूं s, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, ये अगर अल्फा है ये l है, तो इधर ये वाला लेंथ कितना आएगा, ये आएगा l cos अल्फा, और ये लेंथ कितना आएगा l sin अल्फा। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं बेटा, mg नीचे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा नेगेटिव, किसके द्वारा, ग्रेविटी के कारण। और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा l माइनस l cos अल्फा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा वर्क डन पूछूं क्या आएगा, qe इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, qe इनटू l sin अल्फा प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, पहले तो माइनस लगाइए, क्यों, क्योंकि अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है mg का, mg फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, l माइनस l cos अल्फा। देखो इक्वल टू जीरो रख दोगे, ठीक है। तो देखो आप क्या करिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो आप ये इक्वेशन यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप एंगल निकाल सकते हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है, कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक ठीक क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे सिंपल पेंडुलम होता है बेटा, अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूँ और सिर्फ ग्रेविटी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है सिर्फ, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो होता है, अगर उसका लेंथ l है एंड ग्रेविटी का वैल्यू g होता है ना, नॉर्मल अर्थ सरफेस से, तो होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई c, ठीक है ना। अगर मैं कोई फील्ड अप्लाई करता हूँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उस फील्ड में अगर हम इसको पेंडुलम को लेके जा रहे हैं और पेंडुलम क्या है, चार्ज है, तो क्या इसके कुछ टाइम पीरियड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं आगे वाली प्रॉब्लम में, ठीक है ना बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है
सिंपल होता है। अगर आपका सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, ये सब आता है एंड मच मच लेस इससे हो रेडियस ऑफ अर्थ से, सब ये आता है। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल केस में ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाता है। अब मान लो अगर कुछ ऐसे फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, मान लो इसका मास m है और चार्ज q है, इस पर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करें तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसके टाइम पीरियड? हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसको आप ऐसे लिखिए 2 पाई, जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है T0 बाई G, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। T0 क्या होता है? टेंशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वहां दिखेगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, वेलोसिटी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे कि एंड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, टेंशन एट इक्विलिब्रियम एंड बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वहाँ का टेंशन आप पुट कर लीजिए। जैसे मान लो इसी का फार्मूला ड्राइव करना है आपको, तो सिंपल अगर हम देखें कि अभी अगर इसमें कोई मैंने फील्ड नहीं लगाया तो इसमें टेंशन क्या होगा, टेंशन टी नॉट ऊपर होगा ऐसे करके, और इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा, नीचे एम जी होगा। तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी यहाँ पुट करोगे तो सॉरी ये जी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर एम जी पुट करोगे एम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका जी आ जाएगा, यही फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे इसका अगर आपको निकालना रहेगा तो आप इसमें क्या करोगे, सिंपल, अच्छा ये देखो सिंपल सा, मान लो इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर इधर, तो इसका देखो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा, नीचे mg लग रहा होगा फोर्स, और इस पे क्या लग रहा होगा, qe भी लग रहा होगा, और टेंशन क्या ऊपर लग रहा होगा, t नॉट। तो यहाँ पे टेन टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, mg प्लस qe। ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ये बेटा फार्मूला लिख लीजिएगा, है ना, कीप इन माइंड, ये याद रखिएगा, ये पूरा कंसेप्ट एक साथ है। ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, इसका टाइम पीरियड आएगा, इसका टाइम पीरियड आएगा t इक्वल टू 2 पाई l बाई एम जी प्लस क्यू ई डिवाइड बाई, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। मीन्स अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, चार्ज है इस पे पेंडुलम में, है ना, चार्ज नहीं हुआ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं होगा ना, ये भी तो है। तो एक और मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन इसमें, इसको हटा देता हूँ, बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लो ये मास है, मैं इसमें चार्ज क्यू है, लेंथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया जो मैंने पहले दिखाया है। तो देखो इसमें बेटा इक्विलिब्रियम पे इधर आए, इधर क्यू लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, एम लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो टेंशन होगा टी नॉट, वही आपका टेंशन कौन होगा, कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा और नेट फोर्स पे क्या होगा, जीरो होगा। तो टेंशन आएगा वैसे निकाल सकते हो, यहाँ से ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, टी कॉस थीटा आएगा, इधर कितना आएगा, टी साइन थीटा है। तो अब इसको आप लिखोगे टी साइन थीटा इक्वल टू, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करा होगा, क्यू ई को, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पे टी नॉट लिख लीजिए बेटा, टी नॉट, क्योंकि उधर टाइम पीरियड में भी टी दिया हुआ है, और इधर एम जी। तो आप इनको स्क्वायर करके बेटा ऐड करोगे तो आपको टी क्या हो जाएगा, टी मिल जाएगा अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। बेटा ऐसे नहीं कर सकते थे इसको कि इसका रिलेटेड इसके अलावा आएगा कितना, अंडर रूट क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, टी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आएगी, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आएगी अंडर रूट
एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, फार्मूला हमारा होता है जनरल एल वाई टी नॉट बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टी 2 पाई अंडर रूट एल बाई एम अंडर रूट, इसमें भी बेटा रूट है ना, एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ये आपका टाइम पीरियड जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगी ये, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की, ठीक है ना। एक बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है एसएचएम से रिलेटेड, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम का, और उसमें भी हम फील्ड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फील्ड अप्लाई करेंगे, तो हम उसका बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, है ना, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार 11th में जो एसएचएम के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है ना। आप रिवाइज करोगे आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इस पर कूदोगे और पीछे का कुछ क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगा इस क्वेश्चन में, अगेन बोल रहा हूँ। तो आप अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब इसको सॉल्व करिएगा, जो मैं आगे करने वाला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एंड जो ब्लॉक है उसका मास m एंड चार्ज q है, और इसका स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट वो k है, एंड l नॉट है नेचुरल लेंथ। क्या है? नेचुरल लेंथ। अगर बोले तो अभी ये जो है इसमें है, अभी ये रिलैक्स मोड में है, बोले तो कि ये नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा हो, ये सिंपली यहाँ पे रखा होगा। बेटा ये मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है, ये बेसिकली इस पॉइंट को हमने ऑरिजिन माना है। क्या माना है? ऑरिजिन माना है। एंड ये जो सरफेस है जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है ये स्मूथ है, मतलब उस पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई। और ये भी रेस्ट है, इस पे रेस्ट है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें सडनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम ई अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इस पे फोर्स लगेगा क्यू। क्या लगेगा? अच्छा अभी तो इस पे वेलोसिटी जीरो था, जैसे इस पे क्यू फोर्स लगेगा तब भी हाँ वेलोसिटी जीरो होगा, बट ये आगे क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्यों एक्सेलरेट करेगा? क्योंकि इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल लेंथ में ना स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है ना कंप्रेशन है, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो क्यू जैसे ही लगेगा तो ये आगे क्या करेगा? ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्यू यहाँ पे कुछ इसमें इलॉन्गेशन हुआ, इसमें कुछ स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसका पहले पूरा वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये क्यू इधर लगेगा, इधर मान लो कुछ आ गया, मान लो इसमें x1 इलॉन्गेशन हो गया। कितना हो गया? x1 इलॉन्गेशन हो गया, तो इधर kx1 लिख के लगेगा बेटा, इधर फोर्स है ना क्योंकि इलॉन्गेशन हो गया। अब बेटा क्या होगा कि मान लो क्यू अभी बड़ा है kx1 से। किससे बड़ा? क्यू अगर kx1 से बड़ा है तो नेट फोर्स कितना है? 5 कितना? क्यू माइनस kx1। तो इधर बेटा एक्सपेक्ट करता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा क्योंकि x का वैल्यू बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक जगह आएगी जहां पे क्या होगा? क्यू और स्प्रिंग फोर्स के बराबर क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहां से इधर एक्सेलरेट करेगा और क्यू का तो कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी क्यू का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बट kx का स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या है? बढ़ेगा कब तक? जब तक ब्लॉक आगे मूव करेगा, तो जैसे ही बेटा ये आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका? मान लो यहाँ पे आकर आ गया आपका इधर क्यू लग रहा है, इधर मान लो लग रहा है kx0, मतलब ये डिस्टेंस कितना मान लो आप? x0 मान लो। क्या मान लो? x0। और इस स्टेज पे क्या गया? ये जो kx0 है वो क्यू के बराबर होगा। किस बराबर होगा? क्यू के बराबर। तो यहाँ पे f नेट क्या आएगा? जीरो आएगा। अब बेटा जैसे कि यहाँ से एक्सलेट किया था तो इसने कुछ तो वेलोसिटी गेन की होगी ना। अगर वेलोसिटी गेन करेगा तो ये नेट फोर्स यहाँ पे जरूर जीरो हुआ है, लेकिन रुका नहीं है, तो ये आगे बढ़ेगा। क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने से इसका वैल्यू और बढ़ेगा।
अब ये छोटा हो जाएगा तो उधर क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी स्लो होगा, स्लो होके कहीं पे रुकेगा, नहीं समझे, कहीं पे रुकेगा। इधर मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा और जगह होती तो सही रहता। मैं इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, उस हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जगह चाहिए उनको थोड़ा। तो बेटा देखो, जैसे ही ये यहाँ पे इधर आएगा, मान लो इधर आ गया, तो इधर मान लो इसमें एलोंगेशन x हो गया, x2, तो इधर लगेगा kx2 और इधर लगेगा qe, आएगा qe। तो अगर क्या इसमें kx2 जो है वो बड़ा होगा qe से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो गया है, तो इधर क्या होगा, डीएक्सेलरेशन होगा, तो कहीं ना कहीं आके क्या होगा इसका, यहाँ पे ये रुकेगा, यहाँ पे v0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो v कहाँ में जीरो होगा, एक यहाँ हुआ और यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका f नेट जीरो हुआ है, क्या हुआ, f नेट जीरो हुआ। तो इसका मतलब बेटा है ये जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम है और ये क्या है, ये राइट एक्सट्रीम है ऑसिलेटरी मोशन का, और ये क्या है, मीन पोजीशन, क्या है, मीन पोजीशन। नहीं समझे आप, ये समझ में आया क्या है, ये जो है यहाँ पे नेट फोर्स मतलब kx0 qe के बराबर हो गया, स्प्रिंग फोर्स qe के बराबर हो गया, वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, उस जगह पे क्या, उसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। यहाँ पे बेटा वेलोसिटी जीरो था, ये लेफ्ट एक्सट्रीम और ये राइट एक्सट्रीम, नहीं समझे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा, तो इसका मतलब है ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, नहीं समझे, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, लेफ्ट और राइट का एक्सट्रीम का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है ना बेटा। अब अगर मुझे ये निकालना हो बेटा, ये कितना x0 है डिस्टेंस, और ये qe और ये kx0 इस पे फोर्स लगा दी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं बेसिकली ये जो x0 होगा वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि qe जो होगा किसके बराबर होगा, kx0 या फिर ka के बराबर। तो यहाँ से बेटा a कितना आ जाएगा, qe बाई k। तो यहाँ से ये जो SHM ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा, बेटा SHM नहीं बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि SHM स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए होता है, इसलिए जनरल क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो इस ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, qe बाई k। तो बेटा देखो मैंने पूरा मोशन अच्छे से डिस्कस किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मैंने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है, टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम पहले उसके मीन पोजीशन पे जो नेट फोर्स है उसका कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के हम उसको सॉल्व करते हैं, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x के फॉर्म में हम लेके आते हैं, वहाँ से हम ओमेगा निकालते हैं, और ओमेगा निकाल के हम क्या निकाल लेते हैं, t बराबर t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ला के हम उसको वहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो देखो, तो ये देखो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन था कि एम्पलीट्यूड निकालना है, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड में आप निकाल चुके हैं, अभी हमें यूज भी करना पड़ेगा इसका अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखो बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है QE इक्वल टू KA, ये आपका किस पे कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम पे कंडीशन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ, ये बेटा बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। अब मान लो मैं इसको इधर x सॉल्व कर, x डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, x, अगर मैं इसको इधर x डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ ऐसे करके, मीन पोजीशन से बेटा सेट करना है ना, तो इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा k बेटा x प्लस a लगेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि a ऑलरेडी इसमें एलोंगेशन था ना स्प्रिंग में, x अगर और आप बढ़ाओगे तो क्या लगेगा, k टाइम्स x प्लस a, मतलब क्या लग रहा होगा, q लग रहा होगा, इधर मैंने अगर डिस्प्लेस किया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आपका, और इधर एक्सप्रेशन a मान लेंगे, तो आप क्या लिखोगे, QE माइनस k टाइम्स x प्लस a इक्वल टू m लिखोगे ना, बताइए, ये मीन पोजीशन था, इधर मैंने आपको क्या शिफ्ट किया, x शिफ्ट किया, x जैसे ये शिफ्ट करेंगे बेटा, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस किससे, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कहाँ है, ये यहाँ पे, बट इसमें ऑलरेडी एलोंगेशन कितना था, a था, दैट इज एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, k टाइम्स बेटा टोटल एलोंगेशन x प्लस a हो जाएगा, और QE तो ऑलरेडी लग रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना।
इधर डिस्प्लेस किया तो इधर मैं प्रोस्टेट एक्शन मान के क्या लिखूंगा, ये फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर से मान लेंगे बट बड़ा छोटा, बड़ा ये छोटा ये, ठीक है ना, बड़ा ये छोटा ये, बट हमने इधर डिस्प्लेस किया तो हम क्या मानेंगे कि फोर्स वो बड़ा है, तो हम लिखेंगे QE माइनस के टाइम्स एक्स प्लस इक्वल टू एम, नेट फोर्स इक्वल टू एम। बेटा यहाँ पे सॉल्व करो आगे, QE माइनस के एक्स माइनस के इक्वल टू एम। बेटा के का वैल्यू यहाँ से यूज कर लीजिए, के का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू आएगा QE, क्या है QE आएगा, हाँ QE आ जाएगा, तो QE माइनस के एक्स माइनस QE इक्वल टू एम है, तो आप देखोगे ये कट जाएगा, एम इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के एक्स आएगा, एंड ए इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के बाई एम एक्स, और यहाँ से बेटा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, यहाँ से ओमेगा कंपेयर करने क्या आएगा अंडर रूट के बाई एम, अगर ये आ गया ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी आर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आप देख रहे होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट पेंडुलम में फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया, एम्पलीट्यूड, बेटा ये चीज मैंने की ना, ये समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा गंदा हो गया होगा आपको लग रहा होगा, बट कठिन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है, बेटा ऑसिलेशन एनर्जी निकालना था। अब ऑसिलेशन एनर्जी निकालने के लिए पहले हमको बेटा इसका वो निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सिस्टम में, बी मैक्स जो होता है वो होता है ए ओमेगा, क्या होता है ए ओमेगा, और ए तो मैं निकाल चुका हूँ QE बाई के, ओमेगा कितना था अपना अंडर रूट के बाई एम, तो ये तो आ गया बी मैक्स, ठीक है। अच्छा आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, अगर जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बोले तो जब रिलैक्स में होगा ऑरिजिन पे, जब छोड़ते हैं उसको उस टाइम पे उसका कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो जो ऑसिलेशन एनर्जी होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो हम बोल देंगे जो ऑसिलेशन एनर्जी होगा, ये तो आपका वी मैक्स निकल गया, क्वेश्चन में आगे पूछा था है ना, ये आई थिंक कौन सा पार्ट पूछा है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ई पार्ट पूछा है, तो ये ई पार्ट का सॉल्यूशन है, और सी पार्ट का ये ऑसिलेशन जो एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ एम पता ही है आपको, बी मैक्स यहाँ से निकाल दिया, आपको करिए सॉल्व करिए, यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से आपका ऑसिलेशन एनर्जी निकल आएगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे पूछा था फाइंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो देखो बेटा हम क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, दैट इज डी पार्ट, बेटा ये हम लोग डी पार्ट सॉल्व करते हैं ना, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये SHM है ना, ये मीन पोजीशन, यही आपका ऑरिजिन है, क्या है ऑरिजिन, तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ए साइन ओमेगा टी आप लेते हो ना, मीन पोजीशन भी है ना ये, और अगर आप राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है इधर तो एक्स पावर ए कॉस ओमेगा टी लेते हो ना, और इधर जब लेफ्ट एक्सट्रीम से अगर हम स्टार्ट करता है तो क्या लेते हैं माइनस ए कॉस ओमेगा टी, है ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी लेना है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मेन पोजीशन ये है, लेकिन स्टार्ट जर्नी कहाँ से कर रहा है, यहाँ से, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म जरूर आएगा बेटा, तो इसका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बेटा इसके केस में क्या था, ऑरिजिन जो था वो मीन पोजीशन में था, ऑरिजिन जो था वो मीन पोजीशन में था, बट यहाँ पे ऑरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ऑरिजिन और मीन पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये L0 प्लस एम्पलीट्यूड, तो यहाँ बेटा L0 प्लस एम्पलीट्यूड ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऑरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है इधर, तो आप देखोगे t बराबर 0, बेटा t बराबर 0 यहाँ पे था, बट t बराबर 0 रखोगे तो x वैल्यू कितनी आनी चाहिए, L0 के बराबर आनी चाहिए, तो देखो आप t बराबर 0 जैसे पुट करोगे तो cos 0 वैल्यू 1 होती है, माइनस a प्लस a क्या वैल्यू 0 L0, तो ये आपका इक्वेशन आएगा, मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की, है ना। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका एक पार्ट एम्पलीट्यूड
जो वाला नहीं कहा था मैंने फर्स्ट, वो आपको ये सेम क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? एससी वर्मा में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। बट इसके हमने बहुत सारे पार्ट करवाए हैं, है ना, जो कि थोड़े अच्छे अच्छे थे, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, है ना, तो हम आपका जरूर हेल्प करेंगे, है ना, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बेटा होते हैं, इनमें अच्छा खासा नॉलेज लगता है, मतलब बेसिक जो बहुत आप कितना समझे हो वो चीज़ इन सब क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है ना। तो आगे एक और एक क्वेश्चन अच्छा है, उसमें भी काइनेमेटिक्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है ना, यहाँ पे एसएचएम का इन्वॉल्वमेंट था, उसको भी अपन लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये भी मिल जाएगा आपको बहुत जगह। फाइंड minimum velocity v naught such that charged particle does not strike with plate। बेटा ये क्या है, ये बेसिकली दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। बेटा इस पूरे रीजन में जी जीरो लेना है हमको, इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस लेना है। और ये जो डिस्टेंस है ये b है और ये b/2 ये b/2, मतलब ये मिड सेल्फ देखा जा रहा है एक तरीके से। तो होगा क्या बेटा, इस पे फोर्स q ही लगेगा, इसे फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि मास एंड चार्ज q है तो q इधर लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्टिकल इधर फेंका गया लेकिन फोर्स इधर भी लग रहा है, तो इधर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये इधर भी तो वेलोसिटी कुछ गेन करेगा, मतलब बाई कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं कि ये x है और ये y है, ठीक है ना, तो ये पार्टिकल का पाथ कैसे होगा, कुछ ऐसे आएगा पाथ। तो देखो मे भी ये स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन जितना फास्ट होगा उतना ना वो ऐसे दूर जाएगा। तो कितना फास्ट फेंकें ताकि ये जस्ट यहाँ से ऐसे निकल जाए। बेटा मिनिमम देना है, क्या देना है, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो आराम से निकल ही जाएगा। मिनिमम कितना दे, तो ये कुछ ऐसे v नॉट का वैल्यू इतना होना चाहिए ताकि इसका पाथ कैसे हो, ऐसे जस्ट ये यहाँ पे टच करता हुआ निकले। तो देखो इसको आप एकदम प्रोजेक्टाइल की तरह सोच सकते हो। कैसे प्रोजेक्टाइल की तरह सोच सकते हो, मान लो क्यू बेटा नीचे लग रहा है, तरह से ये mg है, क्या है mg है, यहाँ का एक्सेलरेशन y कितना हो जाएगा qe/m, और ये मान लो कितनी हाइट से फेंका गया है, ये फेंका गया है v/2 हाइट से, कितनी v/2 हाइट से फेंका गया है, और ये लेंथ कितना l, इस पॉइंट पे ऐसे गिराना है। तो इसका मिनिमम रेंज कितना होना चाहिए, l होना चाहिए तरीके से, है ना, ताकि स्ट्राइक ना करे। तो इसका मतलब बेटा टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम हमेशा वर्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल से, है ना, वर्टिकल पे, बाई डायरेक्शन पे। तो पहले टाइम निकालो कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचने, मतलब ये इतना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में ये कितना डिस्टेंस का ट्रेवल कर लेना चाहिए l। तो देखो टाइम निकालने के लिए आप अगर सिंपली बाई इक्वेशन लगा देते हैं, u/p + हाफ a/t², ये लगा देते हैं। बाई बेटा कितना होगा, अब एक काम करो, ये ऐसे आप मान लो नीचे डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। तो ये नीचे अगर होगा, अगर यहाँ से मैं रेफरेंस लाइन मानूं तो नीचे v/2 क्या होगा, माइनस होगा। और बेटा इनिशियल वेलोसिटी इधर बाई डायरेक्शन में तो कोई है नहीं, v नॉट है सिर्फ, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ay कितना होगा, ay हो जाएगा -qv/m, क्यों डाउनवर्ड लग रहा है, इनटू t²। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, -v/2 माइनस हाफ qv/m t², t² t आ जाएगा यहाँ से कितना, √mv/qv। वो सब कुछ सही था, ये टाइम पीरियड गड़बड़ हो गया, मैंने स्क्वायर भूल गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, सॉरी ux जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, l से होना चाहिए। और ux कितना हो जाएगा, ux तो आपका v नॉट दिया हुआ है, एंड t कितना आ जाएगा, √mv/q ग्रेटर देन, यहाँ से जाएगा v नॉट आपका कितना, l टाइम्स qe/m, ठीक है। मिनिमम निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो v नॉट जो मीन आएगा वो आएगा l टाइम्स qe/m, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, मिनिमम वेलोसिटी आएगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये स्पीड स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर इससे थोड़ा सा अगर आप कम दोगे तो ये स्ट्राइक कर जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा दोगे तो ये आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था, इजी था, ठीक है। चलिए हम लोग एक और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, कुछ आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। और ये नॉन कंडक्टिव है, क्या है, नॉन कंडक्टिव। और ये बेटा ये दो बॉल है, क्या है, इसमें मास एम क्यू है, मास एम क्यू है, आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है। नॉन कंडक्टिव बेटा इसलिए दिया ताकि इनका चार्ज ट्रांसफर ना हो। बोला गया है कि अगर ये इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है तो बताइए इनकी चार्ज का वैल्यू कितना होगा, चार्ज कितना होगा। अगर ये इस पोजीशन में है, अभी जो दिख रहा है आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो बताइए इस सिचुएशन में आने के लिए इनके चार्ज क्या होना चाहिए, क्योंकि चार्ज की वैल्यू से बेटा इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज से क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, इनमें कुछ सेपरेशन या पास भी आ सकते हैं। तो देखो हम इसका एबीडी बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एबीडी बना लेते हैं। एबीडी देखो कैसे बनाएंगे, देखो दोनों पे सेम चार्ज, इधर क्या लग रहा होगा, ऐसे Fe लग रहा होगा, इधर भी Fe लग रहा होगा, और इधर लग रहा होगा डाउनवर्ड Mg, क्या लग रहा होगा M, और ये परपेंडिकुलर लग रहा होगा नॉर्मल, क्या लग रहा होगा नॉर्मल। नॉर्मल जस्ट ऐसे होगा बेटा, सिमेट्रिकल है। अच्छा ये बताइए ये भी आर, अच्छा ये डिस्टेंस जो है वो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि इस सिचुएशन में इनके बीच का डिस्टेंस ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर, क्योंकि रेडियस है, इनका रेडियस है बेटा नेग्लिजिबल माना है, बहुत छोटे से, ये जो बॉल्स हैं ये बहुत ही छोटी है एक तरीके से, तो हम मान सकते हैं रेडियस क्या है, यहाँ से आने के डिस्टेंस आर है। तो बेटा ये जो होगा ये 60 डिग्री आया, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, अच्छा Fe कितना होगा, Fe आया कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, क्यों, चार्ज दोनों पे क्यू क्यू है, डिस्टेंस आर है, तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इस n का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर आएगा n cos 60 आएगा, और वर्टिकल में कितना आएगा n cos 60 n sin 60, इधर आपका आ रहा होगा mg लगेगा, इधर क्या लगेगा Fe। अगर ये इक्विलिब्रियम है बेटा तो ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब है n sin 60 इक्वल टू mg एंड n cos 60 इक्वल टू Fe। हमें निकालना है क्या, क्यों निकालना है, तो n इलिमिनेट करना पड़ेगा, n इलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा tan 60, क्या आ जाएगा tan 60 आ जाएगा, और ये mg अपॉन क्या आएगा Fe आ जाएगा। और tan 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, कितना होता है √3 होता है, क्या होता है √3 mg। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो बेटा k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हमें क्यू निकालना तो आप इधर लेके आइए, इधर क्या आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mg y √3, उधर लेके जाइए तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा क्या mg आर स्क्वायर अपॉन √3 के, यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा आर अंडर रूट mg बाई √3 के। तो ये आएगा किसका वैल्यू बेटा, चार्ज का वैल्यू। ये सिंपल क्वेश्चन था एनएलएम में ना, एबीडी का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सिंपल था। तो आई होप आपको अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे। आज थ्योरी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने सिर्फ थ्योरी में आपको थ्योरी नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, उसको जो टाइम पीरियड निकाले थे हम लोग सैंपल पेंडुलम का ट्रिक है ना, प्रूव नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आपको बताया है, प्रूव भी इसको कर सकते हैं, है ना। थोड़ा नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा। सो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस बताए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। इसको पढ़ने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू।